हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण के प्रश्न हम लगाएंगे। तो उदाहरण क्रमांक 6 है हमारा, जिसमें है कि बताइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित, ये हमें देखना है। तो जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है x सच दैट x बिलोंग्स टू n। x जो हमारा है वो n मतलब कि नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्याओं से संबंध रखता है, और वह इस प्रकार से है कि x -1 और x -2 बराबर है 0 के। तो जैसा दिया हुआ है x-1 बराबर हमें 0 रखना है, तो x बराबर हमारा यहाँ पर -1 को हम इधर भेजेंगे, तो चूंकि ये माइनस में है तो प्लस पे आएगा, तो 0 + 1 मतलब कि 1, x का मान हमारा 1 आ गया। इसी तरीके से जब हम x-2 रखते हैं जो कि दिया हुआ है, तो x-2 = 0 रखने पर x बराबर हमारा +2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको x के दो मान प्राप्त होते हैं, x बराबर 1 और x बराबर 2। तो चूंकि जो हमारे मान आए हैं वो निश्चित हैं और इन्हें ज्ञात किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इसके अतिरिक्त और भी मान लिए जा रहे हैं। तो ये फिक्स मान है, निश्चित है, इसलिए हमारा दिया गया समुच्चय एक परिमित समुच्चय कहलाएगा। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर अगला हमारा प्रश्न है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n। x जो हमारा है वो n अर्थात नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं से संबंध रखता है। अच्छा, जैसे यहाँ पर हमारे पिछले प्रश्न में 1 और 2 आया जो कि प्राकृत संख्याएं हैं। फिर इस तरीके से अब इस प्रश्न में x² बराबर 4, तो x² बराबर 4, इसको हम अगर लिखें तो ये हो जाएगा x² हटने पर आपको पता है रूट लगता है, तो x बराबर 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, तो x का मान हमारा 2 आया। पर रूट के बाहर प्लस और माइनस दोनों चिन्ह होते हैं, लेकिन हमें पहले ही प्रश्न में बताया गया है कि जो हमारा x है वो n से संबंध रखता है अर्थात नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या है। और आपको पता है कि प्राकृत संख्या जो होती है, जो n होता है, वो 1 से प्रारंभ होता है और अनंत तक जाता है। तो चूंकि इसमें केवल धनात्मक संख्याएं ही आती हैं, इसलिए यहाँ पर हम x का केवल मान 2 लेंगे, इसे हम -2 नहीं लेंगे। तो यहाँ भी x का मान निश्चित है जो कि 2 आया है, इसलिए यह भी एक परिमित समुच्चय है। फिर अगला प्रश्न हमारा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n और 2x - 1 = 0। तो अगर हम देखें तो 2x - 1 बराबर 0 रखते हैं, तो ये हमारा आएगा x = -1 इधर है, तो ये इस पक्षांतर करने पर इधर प्लस का 1 आएगा और ये 2x रहेगा, और फिर हम जब 2 को भेजेंगे तो ये हमारा 1/2 आएगा। तो x का मान हमारा आया 1/2। अब आपको पता है जैसा कि चूंकि जो हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो 1 से प्रारंभ होती है, और यहाँ x दिया हुआ है कि n से संबंध रखता है। हमें पता है कि प्राकृत संख्या n जो होती है वो 1 से प्रारंभ होती है और सारी धनात्मक संख्याएं अनंत तक जाती हैं। पर यहाँ जो हमारा x का मान है वो 1/2 है। 1/2 को आप 0.5 भी लिख सकते हैं। 1/2 मतलब कि हाफ, आधा, जिसको हम 0.5 लिख सकते हैं। यदि हम 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5 आएगा, जो कि 1 से छोटा है, जबकि प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती हैं, इसलिए यह हमारा उत्तर संभव नहीं है। अतः यह एक अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। यह परिमित समुच्चय नहीं है, यह अपरिमित है। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। आपका कारण हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि x का मान 1 से छोटा है, जबकि प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n। x जो है फिर n से संबंध रखता मतलब प्राकृत संख्याओं से, और x एक अभाज्य संख्या है। अब आपको पता है, पहले तो आपको हमेशा n मतलब नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या लिख लेनी है जो कि 1 से प्रारंभ होती है। आपको पता है 1 से लेकर अनंत तक जाएंगी, और बोला है कि x एक अभाज्य संख्या है। अब हमें पता है कि अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी होती हैं, तो वे संख्याएं जो अपने अलावा किसी और से विभाजित ना हो। तो जैसे कि 2, 3, 5, इस तरीके से हमारी बहुत सारी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो क्या ऐसा निश्चित है कि हम फिक्स रूप से लिख सकें कि हाँ ये बस हमारी अभाज्य संख्या है? तो नहीं, क्योंकि ये अनंत तक जाने वाला है। तो यह हमारा एक अपरिमित समुच्चय कहलाएगा क्योंकि यह फिक्स नहीं है। तो ये हमारा अपरिमित
समुच्चय है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यह है हमारा कि x इज सच दैट x का संबंध n से है, मतलब x n से बिलोंग करता है और x विषम है। तो आपको पता है n हमारा प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होगी और वही अनंत तक जाएगी, और x विषम है पर, तो हमें केवल कौन सी संख्या लेनी है जो विषम हो, जैसे 1, 3, 5, 7, इस तरीके से ये अनंत तक जाएगा और केवल धनात्मक धनात्मक संख्याएं और विषम संख्याएं लेनी है, अर्थात यह भी एक अपरिमित समुच्चय है। पिछले प्रश्न में आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर ये आया था हमारा x बराबर 1/2 0.5, और हमें कहा गया था कि x नेचुरल नंबर है अर्थात प्राकृत संख्या है, पर क्या 0.5 प्राकृत संख्या है? नहीं। तो हमारा जो समुच्चय होगा वो एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक जाती हैं, पर हमारा जो मान आया हुआ है 0.5, अर्थात यह एक रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय को आपको पता है या तो कर्ली ब्रैकेट्स या फिर फाई से दर्शाते हैं। तो चूंकि यह एक रिक्त समुच्चय है इसलिए रिक्त समुच्चय को हम परिमित लेंगे, अपरिमित नहीं। तो आपको यहाँ पर इसे परिमित लिखना है कि यह परिमित है। रिक्त, ध्यान रखिएगा कि रिक्त समुच्चय हमेशा परिमित कहलाता है, तो ये परिमित समुच्चय होगा। इसी प्रकार प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, समान समुच्चयों के युग्म छांटिए, यदि ऐसा कोई युग्म है तो कारण भी बताइए। तो देखिए यहाँ पर जैसा दिया हुआ है a बराबर 0, b बराबर आपका दिया हुआ है x सच दैट x जो है वह 15 से बड़ा है किंतु 5 से छोटा है। तो क्या कोई ऐसा नंबर संभव है जो कि 15 से बड़ा हो लेकिन 5 से छोटा हो? देखिए 5 से छोटे तो आपके 1, 2, 3, 4 या फिर जितनी भी संख्याएं आप लेना चाहें ले सकते हैं, और 15 से बड़ा, तो क्या 5 और 15 इन दोनों के बीच में आपको ऐसा नंबर लेना है कि मतलब 15 से बड़ा नंबर। तो आपको पता है कि कोई भी नंबर जो 15 से बड़ा होगा वो कभी भी 5 से छोटा नहीं हो सकता, और कोई भी नंबर जो 5 से छोटा होगा वो 15 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या ये संभव है? नहीं। तो बी जो आपका होगा वो एक तरीके से रिक्त समुच्चय है, फाई। इसी तरीके अगर हम सी को देखें तो सी में हमारा दिया हुआ x सच दैट x माइनस 5 बराबर 0। तो यदि हम इसको हल करते हैं तो x माइनस 5 बराबर 0 दिया हुआ है, अर्थात x बराबर 5 आएगा। तो c को हम लिख सकते हैं कि c में एक अवयव है जो 5 है। अगर हम d को इसी प्रकार हल करें तो d हमारा है x स्क्वायर बराबर 25 आएगा, अर्थात x इज इक्वल टू हमारा रूट 25। आपको पता है रूट के बाहर प्लस माइनस दोनों होते हैं, तो यहाँ पर प्लस और माइनस, जब भी आपकी कोई संख्या रूट में लिखी हो तो आपको उसके बाहर दोनों चिन्ह लेने हैं, प्लस का भी और माइनस का भी। तो ये हमारा 5 आएगा। इस तरीके से हमारा जो d आ गया, तो d का हमारा मान आया है 5, -5 और 5। ऐसे अगर हम देखें e, तो e हमारा है कि x सच दैट e आपका दिया हुआ है कि x इस प्रकार है कि x समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 का एक धन पूर्णांक है। तो देखिए समीकरण को हम हल करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर आपका दिया हुआ है 0। आपको पता है कि इसे किस प्रकार से हल करना है कि 15 जो है हमारा, उसे हम इस प्रकार से तोड़ें कि यदि हम ऐसी दो संख्याएं प्राप्त कर लें जिनका गुणा करने पर तो 15 आना चाहिए -15, और उनको जोड़ने घटाने पर -2। जैसे कि ये -15 है, तो आपको पता है 2 के पहाड़े में क्या 15 आएगा? नहीं। 3, तो हाँ 3 में आता है 3, और अगर हम 5, तो 3 अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो हमको 15 मिलेगा। पर क्या 3 और 5 से हम 2 बना सकते हैं? तो हाँ 2 भी हम बना सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर चूंकि माइनस का चिन्ह है, इसलिए हमें बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह लगाना होगा और छोटी संख्या में हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो ये प्लस माइनस माइनस भी होगा, और इसे अगर हम जोड़ते हैं तो प्लस और माइनस, माइनस 5 में से 3 जाने पर 2 भी हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर लिखेंगे -5x धन 3x माइनस 15 बराबर 0। x यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो हमारा x -5 आएगा। यहाँ से हम
3 कॉमन ले सकते हैं तो अंदर हमारा x माइनस 5 आएगा बराबर में 0। तो इस तरीके से x माइनस 5 और x प्लस 3 हमारा आएगा। तो x के हमको 2 मान प्राप्त होंगे, चूंकि यहाँ 5 माइनस में है तो 5 प्लस पे होगा और 3 प्लस में है तो 3 माइनस में होगा। तो हमारा जो e हो गया, e को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि e बराबर e के जो अवयव आए हैं वो है हमारा -3 और 5। तो अब हमें पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन से ऐसे युग्म है जो कि बराबर हैं। तो देखिए a तो 0 है, क्या अन्य कोई भी b, c, d या e में से कोई अन्य 0 है? नहीं, तो a तो किसी के बराबर नहीं है। इस प्रकार फिर हमें b को देखना है। तो b हमारा 5 है, इसलिए क्या b इनमें से किसी के बराबर होगा? नहीं, क्योंकि b के अतिरिक्त भी कोई अन्य 5 नहीं है, कोई भी रिक्त समुच्चय नहीं है। यहाँ पर देखिए 0 लिखा हुआ है, 0 को आप रिक्त समुच्चय नहीं कहेंगे, यहाँ पर यह अवयव है इसका, 0 शून्य जो है इसका अवयव है ए का। तो कभी भी आप 0 देख करके ये मत सोचिएगा कि यह एक रिक्त समुच्चय है। फिर इस तरीके से हम देखेंगे सी को, तो सी में हमारा आया है 5, इसे हल करने पर हमें 5 प्राप्त हुआ है। तो क्या 5 सी के अतिरिक्त अन्य किसी में है? तो हम यहाँ पर देखिए डी में हमें 5 तो मिला है, पर डी में जो 5 है वो प्लस में भी है और माइनस में है, -5 भी है और धन का 5 भी है, जबकि सी में हमारे पास केवल धनात्मक 5 है। इसलिए सी और डी के आपस में बराबर होंगे? तो नहीं, सी और डी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर हम d को देखें तो d में भी -5 और 5 है, तो यह भी किसी के बराबर नहीं होगा। e को हल करने पर हमें प्राप्त हुआ है -3 और 5, यह भी किसी के बराबर नहीं है। तो इसमें हमें जितने भी समुच्चय दिए हुए हैं, कोई भी समुच्चय आपस में किसी के बराबर नहीं है। कारण आप यही लिख सकते हैं कि जैसे a बराबर 0 है तो शून्य अवयव अन्य किसी समुच्चय में उपस्थित नहीं है, अन्य समुच्चय जैसे कि b, c, d और e में, इसलिए a किसी भी समुच्चय के बराबर नहीं है।